स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं के लिए कृतिका से कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉर्ज पंचम की नाक से। नाक क्या है? इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है। जो सत्ता में है लोग, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी सोच किस तरह की है, उसको प्रदर्शित किया है। जो अंग्रेज़ी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। मतलब जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया था, हमारे देश पर शासन किया था, हमें गुलाम बना कर रखा था, तो जो हुकूमत के लोग हैं वो आज भी एक तरह से उनके गुलाम ही बने हुए हैं। और उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? भारतीय नेताओं की नाक काटने को भी तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है। रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की नाक थी वो नहीं थी, मूर्ति पर नाक नहीं थी, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। रानी का आत्मसम्मान तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम भारतीयों का नहीं है। इसके साथ ये रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है। पत्रकारिता जो मीडिया होती है उस पर भी व्यंग्य करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है कि एक सफल पत्रकार क्या है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सरकारी जो दफ्तर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो किस तरह से रानी के आने पर तैयारियां करते हैं। तो इस पाठ में उन तैयारियों का भी बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उनके पति का हिंदुस्तान कैसे? क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में खबर आती है, जैसे कोई भी विदेशी आता है, कोई भी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी बाहर से आते हैं तो अखबार भर जाते हैं कि वो कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे आएंगे, उनका किस तरह का रहने का प्रबंध किया गया है। तो ऐसा ही रानी एलिजाबेथ के आने पर हो रहा था। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही हैं। शाही परिवार है, वो राज परिवार है, तो उनके आने के लिए किस प्रकार की तैयारियाँ हो रही हैं। अब रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, 3 जगह जा रही थी वो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। उसके दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी, अलग अलग उसकी ड्रेसेस बनाई जाएंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। तो उससे उनके आने से पहले जो इनके सेक्रेटरी होते हैं, इनका जो स्टाफ होता है, वो वहाँ के बारे में सारी व्यवस्था वगैरह देखते हैं, ठीक है। और गुप्तचर एजेंसियाँ भी आती हैं, वो भी सारा पता करके जाती हैं कि किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन तो बीत चुके थे। जैसे राजा महाराजा पहले निकलते थे, आपने कई सीरियल देखे होंगे, उनमें पूरी फौज फाटे निकलते हैं। मतलब बहुत से लोग, बहुत से घुड़सवार होते हैं, रथ होते हैं, वो साथ साथ चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए अब कौन सी फ़ौज साथ में चलती है? फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज चलती है। तो फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आ जाती थी। मतलब जो इंग्लैंड के अखबारों में छपता था, अगले दिन वो हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में छप जाता था। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया। अखबारों में क्या ये बताया जाता कि रानी ने क्या क्या सिलवाया है। नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया है? हिंदुस्तान से, जो कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो
तो बहुत महंगा है ये। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, एक तरह से बायोग्राफी उसके बारे में सारा। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, जो राजकुमार थे उनके बेटे फिलिप के सारे कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी देखने में आई। जो उनका स्टाफ था, उनके नौकर, खाना बनाने वाले, उनके बॉडीगार्ड वगैरह, उन सब के बारे में भी अखबारों में छापा जाने लगा। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। भाई शाही कुत्ता है तो उसकी भी अखबारों में तस्वीरें छपने लगी। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था। तैयारियां कहाँ चल रही थी? इंग्लैंड में। और गूंज कहाँ हो रही थी? हिंदुस्तान में हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो शोर शराबा होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। बावर्ची कौन? जो रसोई संभालते हैं, रसोइये, ठीक है। वो भी क्या, पहले महायुद्ध, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ चुके हैं। उसकी शान और शौकत के क्या कहने, उसकी शान के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वाह। बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से, ठीक है, मुंह से निकल गया, वाह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो हालत थी, जैसे हमारे शहर में भी क्या होता है, जब कोई बड़ा नेता मंत्री आने वाला होता है तो क्या होता है, सड़कें सजा दी जाती हैं, गड्ढों को भर दिया जाता है। वही हाल दिल्ली में भी होने लगा। तो दिल्ली की काया पलट होने लगी, दिल्ली का रूप परिवर्तित किया जाने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन सड़कें कैसी हो गई? जवान हो गई, मतलब नई हो गई। बुढ़ापे की धूल बिल्कुल साफ हो गई, जो टूट फूट थी वो सारी खत्म हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। कोमलांगी, कोई किसी युवती की तरह उन्होंने श्रृंगार किया। जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें, वो भी सजा दी गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। अब वो बड़ी मुश्किल क्या है? वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब कुछ भी कर लो, लेकिन नाक वाली बात अब आ गई। नई दिल्ली में सब कुछ था। क्या क्या था? सब कुछ होता जा रहा था और सब कुछ हो जाने की भी उम्मीद थी। सब कुछ हो सकता था, पर जॉर्ज पंचम की नाक, ये बड़ी मुसीबत वाला काम था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक का अर्थ समझ आ ही गया तुम्हें, क्या होता है? मान सम्मान, इज्जत से नाक शब्द जुड़ा होता है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब नाक की दास्तान की ओर चलते हैं। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे। किसी वक्त क्या हुए थे? आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए बड़े बड़े, और गर्मा गर्म बहस भी हुई। देखते हो ना टीवी पर डिबेट आती हैं, तो बहस भी हुई। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अब उस नाक को क्या मतलब है? ज़रूरी थोड़ी है लगानी, ठीक है, लेकिन अब ये भी चर्चा शुरू हो गई कि वो नाक लगी रहे या हटा दी, मतलब उसका हमें सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। जब भी सरकार कोई काम करती है, नया काम करती है, सबसे पहले अड़ंगा कौन डालता है? विपक्ष डालता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग खामोश थे, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो किसी, मतलब दोनों तरफ ठीक है, भाई ये हाँ वाला काम भी ठीक है, ना वाला भी काम ठीक है। तो कुछ लोग इस तरह के थे। खामोश रहने वालों की ताकत फिर कहाँ होनी थी? दोनों तरफ होनी थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए क्या किया गया? हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। हथियार बंद मतलब गार्ड वहाँ पर खड़े कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए, किसकी हिम्मत कि वो वहाँ पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें
खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। जो लोग उसकी नाक तक पहुंच गए तो उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर, अजायब घर क्या होते हैं, म्यूज़ियम वगैरह, तो वहाँ पर पहुँचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता जा रहा था। लाट क्या होती हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। मूर्ति किस पाठ में पढ़ा था, नेताजी का चश्मा, ठीक है, कि नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता जा रहा था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अब ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, अब हम क्या करें, ठीक है। तो हथियारबंद पहरेदार भी थे, वो भी अपनी जगह थे, गश्त लगती रही, वो वहाँ पर थे, और फिर भी क्या हुआ, उस मूर्ति की नाक वहाँ से चली गई। रानी आए और नाक ना हो, अब तो बहुत बड़ी बात हो गई। एकाएक परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मियाँ शुरू हो गई, चहल पहल शुरू हो गई कि अब क्या करें, ठीक है। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैरख्वाह जो भाई देश का मान सम्मान बना कर रखें, देश का भला चाहने वाले कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया, उनकी मीटिंग की गई और मसला पेश किया गया। मसला जो मामला था, ठीक है, कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अगर जॉर्ज पंचम के नाक नहीं होगी तो हमारी भी नाक कट जाएगी, हमारी भी इज्जत चली जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, हाई लेवल पर सलाह मशवरे हुए, डिस्कशन हुए, दिमाग खरोचे गए, दिमाग पर जोर डाला गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जॉर्ज पंचम के लाट पर नाक होनी बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनाने वाला, कि वह फ़ौरन दिल्ली हाजिर हो। कहीं से भी एक मूर्तिकार को बुलवा लिया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था तो आर्टिस्ट, तभी तो मूर्ति बनाता था, पर जरा पैसे से लाचार था, पैसों की कुछ तंगी थी उसके पास। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, जो भी वहाँ बैठे थे ना, सारे जो सलाह मशवरे कर रहे थे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। उन सब के चेहरे देखे, बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे, पागल से हो गए थे कि अब क्या करें हम। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारा भी रोने लगा कि इन बेचारों का क्या होगा, ठीक है। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, क्योंकि पत्थर भी कैसा होना चाहिए, वही पत्थर होना चाहिए। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब ये भी एक बड़ा प्रश्न हो गया। अब सारे हुक्काम जो अफसर थे, हुक्काम अफसर, सारे हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, देखा एक दूसरे को, भाई क्या करें। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसा कि होता है ना, मुश्किल काम आ गया, भाई तू करेगा तेरा काम है ये, ठीक है। खैर मसला हल हुआ, थोड़ी सी समस्या सुलझी। अब एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। क्लर्क जो बाबू होते हैं ना, ऑफिसेज में बैठते हैं, क्लर्क होते हैं, दफ्तर में बैठते हैं बाबू, और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया, क्योंकि फाइल्स वगैरह उन्हीं के पास होती हैं, तो उसको काम सौंप दिया गया कि ढूंढो कहाँ से पत्थर आया था। पुरातत्व विभाग की फ़ाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग जो पुरानी चीज़ों की जानकारी रखता है, ठीक है, उनके फ़ाइलों के पेट चीरे गए, फाइलें सारी खंगाली गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, खता मेरी गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अब फाइलों में कुछ भी नहीं मिला है। बच्चों, आज हमने समझा पृष्ठ संख्या 10, 11 और 12 को। आगे के लिए हम अगली वीडियो में चलेंगे और वहाँ पर 13, 14 और 15 पृष्ठ संख्या को समझेंगे और जानेंगे। तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।